चैनल, देश का अपना चैनल। आदाब। इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और डिजिटल इकोनॉमी पर बेस्ड खास प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं मैं, सोनिया सिंह। हमारे इस खास प्रोग्राम में बात होगी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP और NPS की। SIP का मतलब है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स। SIP म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का एक तरीका है, जहां आप अपनी पसंद की म्यूचुअल फंड स्कीम में रेगुलरली एक रकम का इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो क्या है SIP और क्या है NPS में इन्वेस्टमेंट के फायदे, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। जाने माने फाइनेंस एक्सपर्ट संदीप भटनागर जी और साथ ही मौजूद हैं जाने माने इकोनॉमिस्ट डॉक्टर शरद कोहली। आप दोनों का हम अपने प्रोग्राम में स्वागत करते हैं। शुरुआत शरद कोहली जी से, जो हमें बताएंगे कि SIP और रेगुलर इन्वेस्टमेंट, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए, रेगुलर इन्वेस्टमेंट पहले में जो आपने बाद में बोला उस पे पहले जिक्र कर लेता हूँ। रेगुलर इन्वेस्टमेंट तो ये है जो भी शख्स निरंतर या बार बार या एक नियमित तौर पे इन्वेस्टमेंट करता रहता है। आप महीने की करें, 2 महीने में करें, 6 महीने में करें, साल में करें। कुछ लोग तो 1 साल में करते हैं तो भी अपने आप को रेगुलर कहते हैं कि हम हर साल इन्वेस्ट करते हैं। अब SIP जो है इसी रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स में से निकला हुआ एक तरीका, एक टर्म है, और SIP को हम लिखते हैं SIP SIP। और मैंने तो सोनिया इसका समझने का और आसान तरीका निकाला। ये हमारे सामने कप पड़ा है और आप कप से जब चाय पीते हैं तो चाय गर्म होती है तो हम सिप करके पीते हैं। तो सिप करके क्यों पीते हैं कि हम थोड़ी थोड़ी पीते हैं, आप सारा प्याला एक साथ नहीं पी जाते। बस ये सिप, आप उस सिप से आप इसको जोड़ सकते हैं, क्योंकि सिप में आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, हालांकि इसका फुल फॉर्म होता है, और जिस रेगुलर इन्वेस्टमेंट की हमने सोनिया अभी थोड़ी देर पहले बात करी, उसी का जैसा कि मैंने कहा एक तरीका है। बस फर्क सिर्फ ये है कि SIP के अंतर्गत आप एक डिसिप्लिन्ड वे में, एक तौर तरीके से एक निश्चित अमाउंट आप कमिट कर देते हैं कि मैं हर महीने इस स्कीम में इतना दूंगा, या हर दूसरे महीने इतना दूंगा, या हर तीसरे महीने इतना दूंगा। और वो स्कीम कौन सी होती है, हम पैसा बोलता है कि दर्शकों को आज ये क्लैरिफाई करना चाहेंगे कि ये सिप इन्वेस्ट करने का एक तरीका है। कहाँ इन्वेस्ट करने का तरीका है? म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का एक तरीका है, जिसको हम सबसे ज़्यादा मशहूर सिप जिसको हम कहते हैं वो है। पर मैं ये भी साथ में दर्शकों को बताना चाहूँगा कि सिप ना केवल म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का एक तरीका है जिसको हम सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं, बल्कि हम शेयर मार्केट में भी जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उनको भी हम सिप के तरीके से सोनिया इन्वेस्ट कराते हैं। वहाँ पर सिप के तरीके से फ़र्क यह है कि वहाँ पर थोड़ा सा डिसिप्लिन कम हो जाता है, क्योंकि आप जब किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में SIP करते हैं तो आपको पता है आपको एक डिफाइंड डेट के हिसाब से पैसा डालना है। हर महीने डालना है तो आपको महीने में डालना ही पड़ेगा, वरना तो मिस हो जाएगा आपका। हर 2 महीने में डालना है तो दूसरे महीने ख़त्म होने पर डालना पड़ेगा। पर जब शेयर मार्केट में हम सिप की बात करते हैं तो ये एक खुद पर लागू किया हुआ एक डिसिप्लिन होता है, और हम सलाह देते हैं जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मैं खासकर इंडिविजुअली मैं ज़रूर ये राय देता हूं कि जो लोग शेयर मार्केट में करते हैं वो सिप के ज़रिए करें। तो सिप का मतलब है कि आपको मान लीजिए 50,000 रुपये लगाना है तो आप 10-10 हज़ार रुपये 5 महीने में लगाइए, एक साथ सारे पैसे मत लगाइए। अब किसी ने मुझसे पूछा, बल्कि आपके इसी सवाल के अंदर है, हालांकि मुझे पता है आपने मुझे ज़रूर ये बात पूछेंगी कि सिप भला क्यों किया जाता है, उस पर हम बाद में आएंगे। पर इससे आप अपने रिस्क को, अगर मैं बहुत छोटे में इसको बताऊं, आप अपने रिस्क को स्प्रेड कर देते हैं। आप जो रिस्क आपको एक बार लगाने में आ रहा है, एक मुश्त जिसको हम कहते हैं, वो आप 5 किस्तों में करके आप उसको फैला देते हैं। या हम सिर्फ म्यूचुअल फंड की बात करें तो आप 1 साल में उस रिस्क को स्प्रेड कर देते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि रेगुलर इन्वेस्टमेंट मतलब कि आप एक नियमित तौर पर इन्वेस्ट करते हैं, और सिप के बीच का आप फर्क अब जान गए होंगे कि क्या दोनों में फर्क है। मिलती जुलती हैं, पर सिप उसी से इजाद किया हुआ एक तरीका है। तो संदीप जी, जैसे कि शरद जी ने बताया कि SIP सिप रुक रुक के, संभल संभल के आप चाय पीजिए, गरम गरम चाय है,
तो उसको एंजॉय कीजिए और शायद इसलिए आपको ज़्यादा फ्लेवर भी आएगा चाय का। शायद उसी वजह से एसआईपी की जो बात कर रहे हैं शरद जी, हमें समझाया उन्होंने, ये डिसिप्लिन तरीका आखिर क्यों ज़रूरी है? सोनिया जी, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। जब हम एसआईपी लेते हैं तो एक हमें डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है, क्योंकि होता क्या है कि मान लीजिए किसी के पास बहुत सारे फंड्स हैं तो उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जो पैसा है वो पूरा लगा सकता है, जैसा कि शरद जी ने बताया एक मुश्त वो पैसा लगा सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए वो पैसा उसके पास नहीं है और वो जो उसकी टोटल इनकम है वो इतनी है कि उसमें से वो सेविंग्स थोड़ी थोड़ी कर सकता है, तो उस केस के अंदर उसको एसआईपी के ज़रिए इन्वेस्ट करना बहुत ही लाभकारी है। क्योंकि जब वो इन्वेस्ट करेगा तो वो थोड़ा इन्वेस्ट करता रहेगा, और जब ये लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट होगी तो एक बड़ा अच्छी रकम उसकी इकट्ठी हो जाएगी। और साथ में क्या होगा कि जो उसको गेन हो रहा है, क्योंकि होता क्या है कि जब आप म्यूचुअल फंड में ख़ासतौर से जब इन्वेस्ट करते हैं एसआईपी के थ्रू, तो आपको जो म्यूचुअल फंड के मैनेजर्स जो आपका पैसा मैनेज कर रहे हैं तो वो उन शेयर्स को उसको बेचते खरीदते रहते हैं, तो उससे क्या होता है उसमें कुछ कैपिटल गेन भी आता है, और उन शेयर से जो वो म्यूचुअल फंड मैनेजर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं उनसे डिविडेंड भी आता है, तो वो भी आपको उसमें ऐड ऑन होता रहता है। तो एक कंपाउंडिंग का मैजिक मैं कहूँगा इसको, तो वो कंपाउंडिंग का मैजिक इसके अंदर आ जाता है और आपकी जो पैसा है वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है। तो ये एक ख़ास वजह है जो कि एसआईपी के अंदर बहुत ही अच्छा एक डिसिप्लिन आप मेंटेन कर सकते हैं, और एसआईपी के थ्रू जैसे अभी शरद जी ने बताया हमें उसी तरीके से ज़्यादातर करके उसको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो शरद जी, जो मुझे अब तक समझ में आया वो ये है कि अगर सपोज़ मारुति का अगर हम ले लें, अगर 12,600 का कोई शेयर है, हम आज हमने लिया 12,600 का, लेकिन हो सकता है कल आ जाए वो 12 का, हो सकता है अगले महीने आ जाए 11.5 का, या फिर चला जाए 13.5 का। तो हम अपना जो इन्वेस्टमेंट है इस तरीके से करें कि हमारा वो एवरेज हो जाए, बैलेंस हो जाए, ना हमें ज़्यादा नुकसान उठाना पड़े, ना हमें बहुत ज़्यादा एकदम से फ़ायदा हो। और साथ ही जो ये क्या हम ये मंथली, क्वार्टरली, ईयरली कैसे करते हैं इसको? अगर हम म्यूचुअल फंड्स की बात करें, क्या हम शेयर्स में भी कर सकते हैं एसआईपी? क्या हम म्यूचुअल फंड्स में भी एसआईपी कर सकते हैं? क्या हम गोल्ड में भी एसआईपी कर सकते हैं? ये बताएं। और साथ ही पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जिक्र जो किया संदीप ने, अगर आप उसको एक्सप्लेन करना चाहें। जी हाँ, बिल्कुल। आपने जैसा बिल्कुल ठीक कहा कि शेयर्स की कीमत ऊपर नीचे जाती रहती, और जब आप इसको, मैंने जो एग्जाम्पल लिया था 50,000 का कि 10,000 किसी शख्स के पास हैं और वो 5 महीने तक हर महीने 10,000 करता है, ये नहीं देखता कि अब शेयर बढ़ गया घट गया, तो 5 महीने में अगर मैं आप ही का एग्जाम्पल लूँ तो वो बिल्कुल आपने ठीक कहा, कभी वो शेयर ऊपर गया, कभी वो नीचे गया, कभी वो बहुत ऊपर गया, कभी वो बहुत नीचे गया। पर इस शख्स ने क्या किया, इस शख्स ने पूरा एक बार में नहीं लगाया, इसने थोड़ा थोड़ा करके लगाया, तो उसके पास वो देखेगा कि मेरे 50,000 के जो शेयर्स आए वो एक एवरेज प्राइस पर आ गए। एवरेज प्राइस मतलब ना बहुत ज़्यादा आए ना बहुत कम पर आए, हालांकि बहुत कम पे आए तो अच्छी बात है, उसका प्रॉफिट मुनाफा बढ़ता है, पर उसकी एवरेज प्राइस आ गई। तो उसमें उसने जब उसने लगा के 2-3 साल के लिए छोड़ दिया तो उसका प्रॉफिट या मुनाफा एकदम से बढ़ गया। ये तो रहा फायदा। दूसरा जो संदीप ने बात कही वो भी बहुत पते की थी, क्योंकि अब मान लीजिए किसी की तनख्वाह है और तनख्वाह तो बंधी हुई होती है, तनख्वाह के अगेंस्ट खर्चे भी बंधे हुए होते हैं, तो आपकी जो महीने की बचत है वो इतनी नहीं होती कि आप बहुत बड़ा अमाउंट लगा सकें। तो आपकी मान लीजिए बचत ही इतनी है, तो मुझे लग रहा है एसआईपी उन लोगों के लिए तो वरदान बन जाता है, क्योंकि मान लीजिए मैं 50,000 तनख्वाह लेता हूं और मेरा महीने का 40-45 हज़ार रुपये खर्च हो जाता है, घर के मकान का किराया है, घर के खर्चे हैं, बच्चों की स्कूल फीस है, घूमना फिरना है वगैरह वगैरह जो भी है, जो बचा हुआ पैसा है मैं उसको थोड़ा थोड़ा करके, जहां पर आपके सवाल का दूसरा हिस्सा आ जाएगा कंपाउंडिंग की, जब आपने बात करी, थोड़ा थोड़ा करके मैं उस पैसे को लगाता जाता हूं। और मैंने जो पहले कहा था मैं उसको दोहराना चाहूँगा, जो दर्शक हमसे देर में जुड़े हैं, कि एसआईपी एक निवेश करने का, इन्वेस्टमेंट करने का एक तरीका है। ये तरीका म्यूचुअल फंड वाले इसको बहुत डिसिप्लिन तरीके से लेते हैं, क्योंकि आप एक दफ़े जब डिक्लेयर कर देते हैं, एसआईपी स्कीम कहती है आप हर महीने इतना लगाइए या हर 3 महीने में इतना लगाइए, तो फिर आपको लाजमी है कि आपको वो 1 महीने और 3 महीने में उतना अमाउंट लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। नहीं करते हैं आप तो फिर
उसमें उसमें आपको नुकसान भी हो सकता है, आपकी स्कीम फॉरफिट भी हो सकती है, या आपके रिटर्न कम हो सकते हैं। अलग अलग म्यूचुअल फंड स्कीम्स के अलग अलग कायदे कानून हैं जो लोग एसआईपी में वायदा करने के बाद, कमिट करने के बाद नहीं करते हैं, ये तो उनकी बात हुई। पर दूसरा जो आपने जिक्र किया कि मैं एसआईपी अपने मन से जब करता हूं कि मैंने सिस्टमैटिकली शेयर्स में इन्वेस्ट करना है और मैंने हर महीने इतना पैसा लगाना है। आपने गोल्ड की बात करी, बहुत सारे लोग गोल्ड करते हैं। मुझे याद है हमारे ऑफिस में एक महिला थी, उन्होंने मुझे कहा कि मैं गोल्ड थोड़ा थोड़ा लेना चाहती हूँ। तो मैंने उनको कहा कि भाई गोल्ड थोड़ा थोड़ा आप कैसे लेंगे, तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं, वो तो हर महीने निकलते नहीं। उन्होंने कहा मैं जाके सुनार से और थोड़ा थोड़ा वो चिप मिलते हैं। मैंने कहा ज्वेलरी आप मत खरीदिएगा क्योंकि आप वो चिप्स मिलते हैं, छोटे कॉइन्स मिलते हैं। उन्होंने क्या किया, 5-5 ग्राम के कॉइन्स डिसाइड कर लिए कि मैं हर महीने, ये बात है कोई 1 साल पहले की, बहुत पते की बात है जी। 1 साल पहले उन्होंने 5-5 ग्राम के वो कॉइन लेने शुरू कर दिया। 5 ग्राम का कॉइन लगभग मेरे हिसाब से उस समय 25 हज़ार का था। आज जब हम बात कर रहे हैं, आज गोल्ड 70,000 पार कर चुका है। अब देखिए वो महिला ने हर महीने 5-5 ग्राम के गोल्ड लिए और 1 साल तक लेते रही। आज हम मार्च अप्रैल में बैठे हुए हैं। मुझे लगता है कि उनको बहुत अच्छा उछाल, क्योंकि बीच में गोल्ड थोड़ा नीचे भी गया पर ज्यादातर ऊपर गया। तो वो जो आपने एवरेज प्राइस की बात करी, जी हाँ, एसआईपी एक इन्वेस्टमेंट करने का तरीका है और मैं समझता हूं कि बहुत ही अच्छा तरीका है। ना केवल आप थोड़े पैसे से निवेश कर सकते हैं, ना केवल आप थोड़े पैसे से किसी भी स्कीम में एंट्री कर सकते हैं, बल्कि आप रेट को एवरेज आउट, जो सोनिया अभी बात कर रही थी, आप रेट को एवरेज आउट कर सकते हैं। यानी कि रेटों का उतार और चढ़ाव आपके ऊपर उतना असर नहीं डालेगा जितना उस व्यक्ति पर डालेगा जो कि एक मुश्त पैसे को किसी निवेश में लगा रहा है। ये एसआईपी की सबसे बड़ी खूबी मैं मानता हूं। आपने एक और शब्द का जिक्र किया था, लफ्ज का, कंपाउंडिंग। जी हां, बिल्कुल कंपाउंडिंग का जादू इसमें दिखाई देता है, क्योंकि जब भी आप एसआईपी करते हैं सोनिया, तो ज्यादातर लोगों में देखा गया है, मेरा जो अपना तजुर्बा ये कहता है कि एसआईपी वाले हमेशा लंबे वक्त के लिए करते हैं। एसआईपी वाले शॉर्ट टर्म नहीं करते, क्योंकि एक तो पहले ही मैं उसको एक मुश्त नहीं कर रहा हूं, मैं थोड़ा थोड़ा करके कर रहा हूं। तो अगर मैं 5-6 महीने के लिए करूंगा तो मेरी तो वो किस्ती जाके 6 महीने बाद पूरी होती है, तो अगर मैं निकाल लूंगा तो मुझे तो उसका फायदा होगा नहीं। तो एसआईपी वाले को कंपाउंडिंग का ज्यादा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि ज्यादातर मैंने देखा है, मेरा तजुर्बा ये कहता है कि एसआईपी वाले कम से कम 3 साल के लिए जरूर इन्वेस्ट करते हैं। और जब आप 3 साल के लिए करेंगे तो आपको कंपाउंडिंग का फायदा मिलना रहेगा। और जो लोग कंपाउंडिंग नहीं समझते हैं, हालांकि मैं सोनिया मानता हूं कि पैसा बोलता है कि जो सारे के सारे देखने वाले हैं बहुत ही अलर्ट हैं, बहुत नॉलेजेबल हो चुके हैं, पर फिर भी जो लोग नहीं समझते, मैं कंपाउंडिंग बताता हूं। कंपाउंडिंग का मतलब होता है कि आपके पैसे पर जो ब्याज आया या जो रिटर्न आया, जो डिविडेंड आया, जो गेन हुआ, उसको दोबारा से इन्वेस्ट कर दिया गया स्कीम द्वारा अपने आप, और उस पर फिर ब्याज आया, फिर डिविडेंड आया, फिर गेन हुआ, उसको भी इन्वेस्ट कर दिया गया, उस पर फिर ब्याज आया। ऐसे करते करते ये कंपाउंडिंग हो जाती है। इसको मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग कहते हैं। और मैं कभी अगर फुर्सत मिली सोनिया, तो हम कंपाउंडिंग के ऊपर मैं सोचता हूं अलग से बात करेंगे। आपको मैं ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स बताऊंगा जहां कंपाउंडिंग के जादू से लोगों का 1 लाख रुपया लगाया हुआ करोड़ रुपए तक बन गया। ये बात और है, कुछ समय तक रखा रहा, पर ये कंपाउंडिंग का जादू ऐसा। और एसआईपी के जरिए जब आप करेंगे तो आप तो शेयर मार्केट की बात करते हैं, आप म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, आपने अभी गोल्ड की बात करी, यहां तो कंपाउंडिंग का जादू और भी ज्यादा बढ़ चढ़ के दिखाई देता है। जी हाँ, बिल्कुल। तो एसआईपी के फायदे बहुत हैं, एक तरीका है, और मैं समझता हूं जिन लोगों ने आज तक एसआईपी में छलांग नहीं लगाई है, आज इस शो के बाद उनको एसआईपी में छलांग लगा देनी चाहिए और थोड़ा थोड़ा पैसा करके शुरू कर देना। हमने आपको इतने सारे ऑप्शंस बताए, आगे और भी जिक्र इसका आएगा, तो मुझे लगता है दर्शकों को और पता लगेगा। खासकर अब जब हम अपना शो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो निफ्टी इतनी ऊंचाई छू चुका है, सेंसेक्स इतने ऊपर है, नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, तो ये समय है कि एसआईपी शुरू कीजिए। और अभी थोड़ा सा और हो सकता है ऊपर जाएगा, कहा ही जा रहा है कि शायद 50,000 तक पहुँचे, तो उस सब पर हमारी नज़र तो खैर बनी ही रहेगी। लेकिन आप भी ध्यान रखिएगा और अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिएगा, क्योंकि अगर आपको अपने सपनों को उड़ान देनी है तो ये बेहतर तरीका है कि एसआईपी में निवेश किया जाए। शरद जी ने कहा कि आप थोड़े पैसे से एंटर कर सकते हैं, तो संदीप जी आप हमें समझाएं कि मिनिमम अमाउंट फॉर एसआईपी क्या 1000 रुपीज़ है, कितना है? जी सूर्य जी, एसआईपी की ये बहुत ही अच्छी खूबी है कि जो इन्वेस्टमेंट है आप कितने भी अमाउंट से शुरू कर सकते हैं। मान लीजिए कोई नई किसी की नौकरी लगी है
या नया नया उसने कमाना शुरू किया है और उसके पास कुछ भी सेविंग्स नहीं है, बहुत ही कम उसकी सेविंग होती है, तो वो मात्र 500 रुपये से भी SIP स्टार्ट कर सकता है। ऐसा कोई उसमें थ्रेशोल्ड म्यूचुअल फंड सेक्टर में नहीं है कि किसी को कितने अमाउंट से स्टार्ट करना है। आप 100 से 200 से 500 से कितने भी अमाउंट से आप स्टार्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम भी कोई ऐसी कोई लिमिट नहीं है, आप जितना भी अमाउंट आपको लगता है। बल्कि एक और ख़ास इसमें बात है कि अगर मान लीजिए आपको लग रहा है कि आपने अभी स्टार्टिंग करी, आपने 500 रुपये से करी, 500 रुपये के बाद आपको लगा कि 1 साल के बाद आपको लगा कि मेरी अब जो है तनख्वाह बढ़ गई है, मेरी सेविंग्स अब बढ़ रही हैं, तो मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को और बढ़ाऊं, तो आप उसको 500 की जगह अगले साल 1000 रुपये भी कर सकते हैं या 700 रुपये, जो भी आपको ठीक लगे वो आप कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा तरीका है क्योंकि इसके अंदर बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, आप बाद में उसको बढ़ाएं। और कभी आपको लगता है कि आपको कुछ फंड्स की ज़रूरत है जो आप सेविंग्स नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उनको इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं म्यूचुअल फंड को, पहले से आपको देना पड़ेगा कि मेरी SIP अभी थोड़े टाइम के लिए रोक दी जाए, मैं जब दोबारा स्टार्ट करूंगा तो मैं दोबारा से उसकी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा और दोबारा से उसको स्टार्ट किया जा सकता है। तो ये थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन क्लियर कीजिए कि क्या ऑटोमेटेड डिडक्शन होता है इसमें हर महीने अगर आप मंथली लेते हैं, और आप कह रहे हैं जैसे आप बीच में रोक भी सकते हैं। तो जहाँ तक शरद जी ने बताया था कि थोड़ा डिसिप्लिन आपको रखना पड़ता है कि अगर आपने नहीं भर पाए आप टाइम से, तो हो सकता है कि वो फॉरफिट हो जाए या ऐसा कुछ हो। जी जी बिल्कुल, फाइनेंशियल डिसिप्लिन सबसे बड़ा रूल है SIP के अंदर, इसमें कोई शक की बात नहीं है। शरद जी ने बिल्कुल ठीक बताया, उसको रोकने पर एक जो है, लेकिन मैं कहूँगा कि उसमें अगर आप उनको इन्फॉर्म करते हैं तो उसमें आपके ऊपर वो पेनल्टी नहीं लगाएंगे, आप रोक सकते हैं। लेकिन जो जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि इसको रोकना नहीं चाहिए क्योंकि ये आपके फाइनेंशियल डिसिप्लिन के अगेंस्ट है। आपको जो SIP मेंटेन करके चलनी है उसको आपको लेके चलना चाहिए, लंबे समय तक लेके चलना चाहिए, क्योंकि SIP के रिटर्न्स इतने ज़बरदस्त हैं, इतने बहुत ही बढ़िया हैं कि आप इसमें आप विश्वास नहीं करेंगे, इतने अच्छे रिटर्न्स SIP में आते हैं अगर आप लंबे समय तक इसको लगा के चलते हैं। और म्यूचुअल फंड में जैसा कि हमने अभी डिस्कस भी किया है, अगर हम म्यूचुअल फंड में 5 साल या उससे ज़्यादा की अगर अमाउंट हम उसको मेंटेन करके चलते हैं, इन्वेस्ट करके चलते हैं, तो हमें रिटर्न्स बहुत अच्छी देखने के लिए मिलती है। तो जैसे रिटर्न्स की बात ही चल रही है शरद जी, तो क्या FD से बेटर रिटर्न्स हैं SIP में अगर हम म्यूचुअल फंड्स में लगाएं? कितने % तक रिटर्न्स हम एक्सपेक्ट करें? बहुत ही सोनिया सब्जेक्टिव और मुश्किल सवाल है, पर जवाब इसका इस तरीके से दिया जा सकता है कि आपने अभी निफ्टी का जिक्र किया। अब म्यूचुअल फंड्स हम सब जानते हैं बहुत तरीके के होते हैं, डेट म्यूचुअल फंड्स होते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं, हाइब्रिड होते हैं, लार्ज कैप होते हैं, इक्विटी की बात करें हम, स्मॉल कैप, मिड कैप, हाइब्रिड फंड्स होते हैं, बहुत तरीके के मल्टी कैप फंड्स होते हैं, बहुत तरीके के फंड्स होते हैं। तो ये वो सेक्टर जिसमें म्यूचुअल फंड ने अपना पैसा लगाया हुआ है, वो सेक्टर कैसा कर रहा है, ये उस पर डिपेंड करेगा कि आपका रिटर्न कैसा आ रहा है। पहली बात तो ये है। दूसरा ये है कि आप किस टाइम एंट्री ले रहे हैं, ये भी मायने रखता है। मान लीजिए किसी ने एंट्री ऐसे टाइम ली जब मार्केट बहुत ऊंची है और उसके बाद से मार्केट नीचे आनी शुरू हो जाती है, तो आपका एवरेज आउट तो हो जाएगा, पर उसमें एवरेज आउट में आपका जो टोटल एवरेज रेट है वो फिर भी ऊंचा आएगा। तो इसलिए हम सलाह ये देते हैं SIP में कि आप एंट्री लेने का भी सही समय आपको पता होना चाहिए। जब मार्केट थोड़ी सी करेक्शन में जाए उस टाइम आप एंट्री लीजिए, जिससे कि आपके शुरू के जो SIP के किस्तें हैं वो नीचे के रेट पे जाएं। उसके बाद अगर चढ़ जाती हैं तो आपको मुनाफा होगा। तो ये थोड़ा सा SIP में जो पेचीदियाँ हैं वो भी मुझे लगता है कि मालूम होनी चाहिए। बाकी एक बात जो जिक्र आया, जो कि संदीप ने बताई, कि मैंने जब SIP को रोकने की बात करी थी कि डिसिप्लिन में, तो उसको रोकना अलाउड नहीं होता, पर आप अगर खुद डिक्लेयर करके रोकते हैं, आप म्यूचुअल फंड कंपनी को, AMC को ये बता देते हैं कि मैं इस महीने से इस महीने तक SIP नहीं कर पाऊंगा। मान लीजिए कोई घर का कोई खर्च है, कोई आप मकान बनवाना है, कोई बड़ा खर्च करने वाले हैं, कोई ऐसा खर्च आपके सिर पर आ गया है, तो आप कह सकते हैं, पर वो डिक्लेयर करके। अगर आप बगैर बताए उसको बंद कर देते हैं तो फिर जिन पेनल्टीज़ की या जिस नुकसान की मैंने बात करी थी वो फिर सामने आने लगते हैं। तो मुझे लगता है कि SIP में आप जब इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप इस बात के लिए कॉन्शियस रहिए कि आपको ये पैसा हर महीने निकालना है। और सोनिया, मैं तो एक थंब रूल इन्वेस्टमेंट का मानता हूँ। मुझे लगता है अगर आपकी तनख्वाह 50,000 रुपये है तो आप ये मान के चलिए कि आपकी तनख्वाह 40,000 रुपये है।
अब किसी ने कहा साहब क्यों, पहले तनख्वाह बढ़ती नहीं, आप कह रहे हैं 50 की और 40 मान लीजिए, हमें तो 50 की 60 हो जाए तो बेटर है। तो उसका जवाब ये है कि जैसे ही तनख्वाह आपकी आए या जैसे भी कहीं से भी आप इनकम आती है, आप 20% उसका निकाल के पहले ही एक तरफ रख दीजिए। और जब मैं ये बोला कि एक तरफ रख दीजिए, आप इसको एक दूसरे बैंक अकाउंट में रख दीजिए जहां से आप SIP कर रहे हैं या कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आप अपनी गुजारा उस 40,000 में करिए। अब किसी ने, लोग सवाल तो करते हैं सोनिया, वही पूछते हैं भाई 40,000 में जब 50,000 तनख्वाह है, हम तो बढ़ने की बात करते हैं, आप कहते हैं। मैंने कहा साहब ये जो 10,000 रुपये आपका बचाया हुआ है ना 20%, इसके लिए आप मुझे बाद में दुआ देंगे, क्योंकि ये पैसा आपका इमरजेंसी फंड बन जाएगा, ये पैसा आपका किसी बड़े खर्च में काम आएगा। और यही SIP, ये बिल्कुल SIP से जुड़ी हुई बात है, इसलिए मैं इसका यहाँ जिक्र कर रहा हूँ। हालांकि ये सब्जेक्ट का डायरेक्ट टॉपिक नहीं है, पर ये सीधा उससे जुड़ा हुआ है। ये पैसा आपके किसी बड़े खर्च में काम आएगा। कल को आपको मकान खरीदना है, कोई शादी ब्याह करना है, कोई गाड़ी लेनी है, कोई बड़ी एजुकेशन पे खर्च करना है, ये जुड़ा हुआ पैसा आपको वहाँ काम आएगा। और ये जुड़ा हुआ पैसा खाली एक तरफ रखना नहीं है, इसी पैसे से आप SIP अपनी कमिट कर दीजिए। जो आपने ऑटो डिडक्शन की बात की थी, जी हाँ, म्यूचुअल फंड्स जो हैं, जो AMCs जो हैं, वो आपकी ऑटो डिडक्ट कर लेती हैं। अगर आप किसी SIP कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करते हैं तो हर महीने या जब भी आपने किया हुआ है, अपने आप आपके उस बैंक अकाउंट से वो पैसा कट जाएगा। ये वही पैसा होगा जो आपने अपनी तनख्वाह से निकाल। नॉर्मली लोग क्या करते हैं सोनिया, जो गलती आम मैं देखता हूँ 90% लोग करते हैं, वो ये करते हैं कि जो तनख्वाह आई, जो कमाई आई, उसमें से जो बचेगा उसको भैया इन्वेस्ट कर दे। उनसे आप बचाने के लिए कहिए ना, वो कहते हैं भैया बचता ही कहाँ है, आजकल तो महंगाई इतनी हो गई वगैरह वगैरह, बहुत सारे लोग। पर तरीका क्या है कि आके पहले पैसे निकाल दीजिए और बाकी से गुजारा करिए। वहीं से ये SIP आपको ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएगी और SIP आपके लिए ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएगी और SIP की क्वांटम भी बढ़ जाएगी सोनिया, क्योंकि आपने तो 20% निकाला है तो आप ज़्यादा बड़ी SIP कर सकते हैं। वरना क्या होता है, बचे कुचे पैसे से जब आप SIP करेंगे ना, तो वो SIP बहुत छोटी सी रहती है। तो SIP का साइज भी अगर बड़ा हो सकता है, तो इस तरीके से SIP को आप बड़ा करके और आप अपना बड़ा अच्छा एक कॉर्पस बना सकते हैं। मैंने चंद हजार तनख्वाह लेने वालों को अपनी आंखों से करोड़पति बहुत जल्द बनते देखा है, जबकि एक चंद हजार तनख्वाह लेने वाला केवल एक सपना देखता है कि भैया मैं करोड़पति कहाँ यार, करोड़पति कहाँ, हम लोग इतना। पर ये कंपाउंडिंग का मैजिक, ये SIP का मैजिक और सेविंग्स में डिसिप्लिन का मैजिक है जो आपको बहुत जल्द करोड़पति बना सकता है, जो दूसरा एक आदमी जो शायद आज पैसा बोलता है नहीं देख रहा है, शायद नहीं बन पाएगा। तो यानी कि ये तो तय है कि हम एक शो करेंगे जिसमें हम ये कंपाउंडिंग का मैजिक दिखाएंगे, SIP का मैजिक दिखाएंगे और साथ में कुछ केस स्टडीज़ लेकर आएंगे ताकि दर्शक जो हैं उससे रिलेट कर पाएँ और समझ पाएँ कि वाकई में जो कहा जा रहा है वो कितना प्रैक्टिकल है और आउट ऑफ एक्सपीरियंस बोला जा रहा है। जैसे कि शरद जी ने बताया कि कोई घर में ज़रूरत पड़ती है पैसों की, तो आप वहाँ से विड्रॉ कर लीजिए और यह सब कर लीजिए। तो ये जो पार्शियल विड्रॉल भी पॉसिबल है SIP में, और कितना लिक्विड होता है SIP? अगर एकदम से ज़रूरत पड़ जाए तो क्या हम उसको यूज़ कर सकते हैं? जी जोने जी, ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपने रेज़ किया, क्योंकि अक्सर जब हम कुछ इन्वेस्ट करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि वो फंड्स हमें ईज़िली अवेलेबल रहें, हमें जब हम चाहें उसे वो हम ले पाएँ उन पैसों को। तो म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो काफ़ी लिक्विड है, और लिक्विडिटी का ये है कि आप जब म्यूचुअल फंड के अंदर एप्लीकेशन लगाते हैं उसको रिडीम करने के लिए, तो मात्र 2 या 3 दिन के अंदर आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ बड़ी ज़रूरी ध्यान रखने की ये है कि जब आप म्यूचुअल फ़ंड को रिडीम करें तो उस समय आपके म्यूचुअल फ़ंड की वैल्यू कितनी है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है कि आपने जिस वैल्यू पे इन्वेस्ट करा है SIP लगा के, और जब आप रिडीम करना चाह रहे हैं, जब आपको पैसों की ज़रूरत है, तो आपके वैल्यू म्यूचुअल फ़ंड की शायद इतनी अच्छी ना हो जितनी कि आप उम्मीद कर रहे थे। तो इसके लिए मैं एक चीज़ सजेस्ट कर दूंगा अपने पैसा बोलता है कि दर्शकों को, कि हमें हमेशा एक गोल बना के इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगर मान लीजिए हमारे सामने कोई एक गोल है, यानी कि जैसे हम बात करते हैं हमने कोई मकान लेना है, मकान लेने के लिए आपने कोई हाउसिंग लोन लेना है और हाउसिंग लोन के लिए आपको मार्जिन मनी की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आपने ये प्लान किया हुआ है कि मेरे को ये मकान 5 साल के बाद लेना है, तो आप अपनी SIP उसी तरीके से लगाएं जो आपकी मार्जिन मनी है वो कवर हो जाए उस SIP से रिटर्न्स के साथ। अगर मान लीजिए अमूमन 11-12% का एवरेज अगर हम लेके चलें रिटर्न एक आता है म्यूचुअल फ़ंड के अंदर,
ऊपर नीचे भी हो जाता है, लेकिन लगभग ऑन एन एवरेज इतना रिटर्न आप मान के चलें तो 5 साल के बाद उतनी मार्जिन मनी हमारे पास इकट्ठी हो जाए, हम इस तरीके से उसको गोल को अपने प्लान करें। लेकिन आपको क्या करना होगा कि जब आपका म्यूचुअल फंड 4 साल के आसपास आ जाए तो आप उस म्यूचुअल फंड को जो इक्विटी फंड में है उसको आप निकाल के उसको आप डेट म्यूचुअल फंड में या फिर अपनी किसी बैंक की एफडी में इन्वेस्ट कर दें। उससे क्या होगा कि जो आपका जो पैसा है वो अगर मार्केट कुछ ऊपर या नीचे होता है स्पेशली, तो फिर आपको वो नुकसान नहीं देखना पड़ेगा और आपको जो मेन रिटर्न्स आनी थी वो रिटर्न्स आपको मिल जाएंगी। इसमें ये भी चीज़ हम ध्यान रख सकते हैं कि जब हम अपनी म्यूचुअल फंड को रिडीम कर रहे हैं तो हम ध्यान दें कि हमारी रिटर्न कितनी हो गई है। अगर मार्केट उस समय लो पे चल रहा है तो आप उसको रिडीम ना करें, लेकिन अगर मार्केट अच्छे लेवल पे पहुंच गया है और आपकी रिटर्न्स एक रीजनेबल रिटर्न्स आ गई हैं तो आप उसको रिडीम करके अपनी एफडी में या फिर डेट म्यूचुअल फंड में डाल दें, क्योंकि ये दोनों जो इन्वेस्टमेंट के एवेन्यूज़ हैं वो सेफ़ एवेन्यूज़ हैं इन द सेंस कि आपका एफडी के अंदर भी पैसा नीचे नहीं जाएगा, डेट म्यूचुअल फंड के अंदर भी नीचे बहुत ऊपर नीचे नहीं होता है, तो आप उसको रख सकते हैं और अपने जो आपका गोल है, आपको अगर मकान लेने के लिए मार्जिन मनी की रिक्वायरमेंट है तो वो आप उसमें उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शरद जी, जैसे मैं अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ कि हमने कोई एक चीज़ खरीदी, एक शेयर खरीद लिया, आप उसके 5 मिनट बाद से ही देखना शुरू कर देते हैं कि अच्छा इसका अमाउंट कम तो नहीं हो गया, अच्छा ये इतना बढ़ गया, अच्छा ये इतना कम हो गया। अगर आप एसआईपी से, मैं जनरली दर्शकों की बात कर रही हूँ कि अगर उन्होंने एसआईपी से कुछ म्यूचुअल फंड खरीदे या फिर कोई शेयर्स खरीदे तो कितने समय तक उसको देखना नहीं है, भूल जाना है, ताकि हमें जो है फ़ायदा ही होगा, नहीं तो हर रोज़ का जो वो बीपी ऊपर नीचे होगा देख देख के, उसको कैसे अवॉइड किया जाए? देखिए सोनिया, बहुत आपने प्रैक्टिकल बात करी। देखिए बिना देखे तो रहा नहीं जाता, तो मैं अगर ये कहूँ कि आप आंख पे पट्टी बांध लीजिए और मत देखिए वो तो हो नहीं पाएगा। पर यह है कि आप अपने ऊपर एक अंकुश लगा सकते हैं, अपने ऊपर एक कंट्रोल लगा सकते हैं कि देखने में कोई हर्ज नहीं है। पर देख के ज़्यादातर लोग, जो आप ठीक कह रहे, शायद यहीं से आपका सवाल आ रहा है कि देख के ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, मान लीजिए मेरी 10 रुपये NAV है उस यूनिट की जहाँ मैंने SIP जिस म्यूचुअल फंड में लगाया है, या मान लीजिए जिस शेयर में मैं SIP कर रहा हूँ उसकी X वैल्यू है, और कल को वो 1-2 रुपये बढ़ जाता है तो मुझे लगता है यार जो प्रॉफिट आ रहा है उसको ले लेना चाहिए। जबकि ये भूल जाते हैं हम कि आज ये 10 का 11-12 दिख रहा है, कल को ये 17, 18, 19, 20 भी हो सकता है। वो लोग मिस कर जाते हैं। तो मैंने जैसे कि पहले भी कहा था, मैं उसको थोड़ा सा दोहराना चाहूँगा कि SIP जो लोग कर रहे हैं, मुझे लगता है उनके लिए लॉन्ग टर्म व्यू रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्यों ज़रूरी हो जाता है कि एक तो आप वैसे ही किस्तों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप तो थोड़ा थोड़ा करके 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए आपने 1 महीने 5 महीने तक इन्वेस्ट किया, जो मैंने अभी एग्जाम्पल लिया था, और आपने 6ठे महीने उसको वापस निकाल लिया, तो आपको उसका फ़ायदा ना के बराबर दिखाई देगा। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह, जो लोग भी SIP करते हैं उनको, उनमें अगर इतनी बर्दाश्त है, इतनी सब्र है कि वो थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करते हैं, उसी स्कीम पर विश्वास रखते हैं, यकीन रखते हैं, तो ये भी यकीन रखें कि इसमें लंबे वक्त के लिए आप इन्वेस्ट करें। 3 से 5 साल का नज़रिया आप रख के चलें। SIP, आपने एक बात और कही थी कि FD से कंपेयर में इसका रिटर्न कैसा है। देखिए FD का रिटर्न्स तो हम सब जानते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो रेपो रेट निकलता है उसके हिसाब से FD का इंटरेस्ट रेट एडजस्ट होता है। आजकल रेट जो है लगभग 7 और 8% के बीच में चल रहा है। टैक्स वगैरह काट लें तो कटा के वही 6% के आसपास आ जाता है। पर जो म्यूचुअल फंड्स हैं, जो इक्विटी में जिन्होंने पिछले 2-3 साल में लगाया, उन्होंने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए। 18, 20, 30, 40% रिटर्न वाले भी मुझे म्यूचुअल फंड्स की जानकारी है जिन्होंने दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे दर्शकों ने भी ऐसी म्यूचुअल फंड्स में जो लगाते हैं उन्होंने उसमें लगाया होगा। गोल्ड की आपने बात करी, मैंने कहा गोल्ड कहाँ 1 साल पहले 50,000 के आसपास घूमता था, आज वो 70,000 क्रॉस कर गया, उनको भी बहुत मुनाफा हुआ होगा। ऐसे ही जिन्होंने और शेयर्स में पैसा लगाया है, उन शेयर्स की वैल्यू ओवरऑल स्टॉक मार्केट ने परफॉर्म किया है। तो मुझे लगता है कि SIP में आपने जब लगाया, तो जब आप हर महीने दर महीने लगाते गए तो उसकी वैल्यू बढ़ती गई, तो आपको उसका बहुत अच्छा रिटर्न दिखाई दिया होगा। तो FD को तो अगर पिछले हम 1 साल की बात करें सोनिया, मैं अगर बिल्कुल सीधा जवाब दूं, पिछले 1 साल में तो FD को बीट किया है म्यूचुअल फंड के SIPs ने, शेयर्स के SIPs ने भी। शेयर्स का SIP आप खुद करते हैं, गोल्ड के SIP में, इन सब ने FD को बीट किया है। पर अब ये पर बहुत ज़रूरी है, हमेशा ऐसा नहीं होगा।
ये कोई 1 साल 2 साल 3 साल ऐसा दिख सकता है, पर ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले या उससे आगे आने वाले कोई 2-3 साल ऐसे हो जहां पर बैंक की एफडी ऑल ऑफ ए सडन चमकने लगती हैं, चाहे भले ही 5-6% दे रही हो और आपको कई बार मार्केट नेगेटिव रिटर्न भी दे देती है। गोल्ड भी कई बार गिरना शुरू हो सकता है, हालांकि चांस कम है। तो ये आप दोनों, आपको पॉसिबिलिटीज को डिस्काउंट कर कर चलना पड़ेगा। इसीलिए एसआईपी है। बल्कि आप अगर आपके इस सवाल से, वो जो आपने पहले सवाल पूछा था, उसका भी जवाब निकल आता है कि इसीलिए एसआईपी, क्योंकि एसआईपी आपको ये जो उतार चढ़ाव है इससे आपको इम्यून बना देता है, आपके आसपास एक गोला बना देता है कि आपको वो असर नहीं करता है, क्योंकि आपका एवरेज रेट में परचेज होकर सामने निकल आता है। और एसआईपी को, आपने रिडेम्पशन की बात करी थी, आपकी इजाजत हो तो मैं उसमें एक लाइन जोड़ दूं। जो रिडेम्पशन की बात है कि अलग अलग म्यूचुअल फंड्स अलग अलग तरीके से चलते हैं। कुछ म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो फिक्स टर्म म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जहां पर आपको 3 साल तक करना ही करना है। कुछ में आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि आप चाहें तो 6 महीने तक कर सकते हैं, जैसा इन्होंने कहा था कि आप रोक भी सकते हैं, फिर उसके बाद फिर चला सकते हैं। वहां पर आपको फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप रोक कर चला लें, कभी भी निकाल लें। पर ज़्यादातर म्यूचुअल फंड एसआईपी जो मैंने देखे हैं उसमें एक डिसिप्लिन चाहिए होता है कि 1 साल 2 साल 3 साल तक वो ये उम्मीद करते हैं कि आप 3 साल तक लगातार अपने अकाउंट से पैसा डिडक्ट करते रहें, उसके बाद 1-2 साल 3 साल आप और वेट करें, और तब आप इसके पूरे फल आपके हाथ में पक कर आएंगे। उससे पहले निकाल लेंगे तो कोई कच्चा पक्का फल आपको खाना पड़ जाएगा, इतना मज़ा आपको नहीं आएगा। तो ये इस तरीके से इसका रिटर्न दिखाई देता है। पर पिछले समय में, पिछले टाइम में, पिछले वक्त में रिटर्न बहुत अच्छा दिखाई दिया, अगर मैं हाल के 1-2 साल की बात करूँ तो। जी, और दर्शकों की ना एक और शिकायत रहती है संदीप जी की, कुछ भी खरीदो कुछ भी बेचो पहले टैक्स दे दो। जी, तो वो जो टैक्स वाली बात है, अगर एसआईपी से म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, 3 साल बाद बेचते हैं और कुछ फ़ायदा दिख रहा है हमको, मे बी 20-30% का दिख रहा है, तो इस पे टैक्स कितना होगा? जी सुनिए जी, टैक्स तो सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप कोई बिज़नेस करेंगे या कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे तो टैक्स तो आपको देना ही है। तो एसआईपी के अंदर अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं या इक्विटी शेयर्स में या इक्विटी म्यूचुअल फंड में, दोनों के लिए हम ये बात कर रहे हैं, अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो अगर हमारी जो एसआईपी है, अगर जो इन्वेस्टमेंट हमारी 1 साल से पुरानी है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आती है वो। और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आता है तो उसके अंदर आपको जो सेल प्राइस का और जो परचेज कॉस्ट है आपकी, उसका डिफरेंस निकाला जाता है, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। उस पे आपको 10% का टैक्स देना होता है। लेकिन इसमें एक बड़ी अच्छी राहत मैं कहूँगा सरकार ने दी हुई है कि अगर आपका जो गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, अगर वो 1 लाख के अंदर है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। अगर आपका गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है आपका 1 लाख से ज़्यादा है तो 1 लाख तक का आपको रिबेट मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा। 1 लाख के ऊपर जितना भी गेन होगा उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो टैक्स है 10% के हिसाब से आपको देना पड़ेगा। जी। तो ये तो लॉन्ग टर्म का है। अगर आपकी ज़्यादा तो मैं शॉर्ट टर्म के बारे में भी बता देता हूँ। तो शॉर्ट टर्म के अंदर क्या होता है कि जो शॉर्ट टर्म, अगर आपके जो इक्विटी फंड्स हैं या इक्विटी शेयर्स हैं, अगर उसकी होल्डिंग 1 साल से कम है तो उस केस में वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आता है। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में भी वही तरीका है, आप अपनी परचेज वैल्यू देखें और अपनी सेल वैल्यू देखें, उन दोनों का डिफरेंस निकालें। जो भी आपका गेन आएगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आएगा और उसके ऊपर आपको सीधा 15% का टैक्स देना होता है। तो ये दोनों टैक्सेशन इसके लिए काम करते हैं इक्विटी फंड्स के लिए। जी, तो शरद जी, तो क्या ये माना जाए कि एसआईपी म्यूचुअल फंड बिल्कुल 100% सेफ की तरह माना जाए? हालांकि आपने बताया कि ये सब भी ध्यान में रखना चाहिए कि कई बार एफडी ही अट्रैक्टिव दिखने लग जाती हैं, लेकिन क्या ये रिस्क फ्री माना जाए? इंस्ट्रूमेंट्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि आपने बताया, मार्केट कंडीशंस पर डिपेंड करता है, लेकिन रिस्क टॉलरेंस हम कितनी रख सकते हैं? और ख़ासकर वो लोग जो शायद अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं, क्या उनके लिए नेशनल पेंशन स्कीम वाली एसआईपी भी एक अट्रैक्टिव हो सकता है? देखिए, रिस्क एपेटाइट एक हम टर्म यूज़ करते हैं इन्वेस्टमेंट में सोनिया। रिस्क एपेटाइट का मतलब होता है कि आपकी रिस्क लेने की गुंजाइश कितनी है। अब कोई तो है वो बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहता,
कोई है वो बड़ा यंग 25-26 साल का है, कमाता है, वो कहता है अबे हमारी तो अभी पूरी ज़िंदगी पड़ी है, हम तो अभी रिस्क ले सकते हैं। और ठीक भी है। अब कोई 60 साल का है, वो कहता है हम अब रिस्क नहीं ले सकते हैं क्योंकि हमारी मेहनत की सारी उम्र की कमाई है, अब आगे कमाई के साधन है नहीं है, ज़रिया कोई बना नहीं है। तो ये तो डिपेंड करता है कि रिस्क प्रोफाइल आपका कैसा है, आपकी रिस्क एपेटाइट कितनी है। पर ये इक्विटी मार्केट में जब आप जाते हैं तो वहां पर थोड़ा सा रिस्क एक्सपोजर ज़्यादा होता है, पर हम ये ना भूलें कि वहाँ रिटर्न भी ज़्यादा होता है। जितना रिस्क उतना रिटर्न, ये एक रूल मुझे लग रहा है सभी दर्शक याद कर लें। जितना आप रिस्क ले सकते हैं उतना ही आपको रिटर्न आ सकता है, मतलब आपके पैसे उतना नुकसान भी हो सकता है और उतना ही बड़ा मुनाफा भी हो सकता है। अब आपने बहुत एक यहाँ पर काम की बात का जिक्र किया जिसको कहते हैं नेशनल पेंशन स्कीम, जो हमारे मुल्क में ये स्कीम चलती है रिटायरमेंट के लिए। भारत सरकार ने 2004 में ये स्कीम लेकर आए थे, मुझे याद है, और आज 20 साल से ज़्यादा उस स्कीम को हो चुके हैं। इसमें आपको पता होगा 2 लेवल्स होते हैं, टीयर 1 होता है, टीयर 2 होता है। टीयर 2 तो आप अपनी मर्जी से एक म्यूचुअल फंड की तरह चलता है, पर टीयर 1 ज़्यादा काम का है। इसमें आप 1000 रुपये से ऊपर आप कंट्रीब्यूट करते हैं और इसको PFRDA, प्रोविडेंट फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसको मॉनिटर करती है। करीब 14 फंड मैनेजर्स हैं जो इसको आगे मैनेज करते हैं और वो आपके द्वारा आपके ज़रिए कंट्रीब्यूट किए हुए पैसे को आगे स्कीम्स में लगाते हैं। और दर्शकों के लिए बता दें, ये 2 तरीके की होती हैं, एक ऑटो ड्रिवन होती है और एक एक्टिव होती है, जिसमें आप खुद डिसाइड करते हैं। तो आप अपनी मर्जी से डिसाइड कर सकते हैं कि आप कितना पैसा अपना इक्विटी में लगाना चाहते हैं, कितना आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में लगाना चाहते हैं, कितना आप कॉर्पोरेट डेट में लगाना चाहते हैं। तो ये आप खुद इसको डिसाइड करते हैं। और एक ऑटो वाली होती है, वहाँ पर वो अपने आप लगाते हैं। तो ये आपकी, उसमें भी SIP इसके ज़रिए लगाया जाता है। इनफैक्ट SIP क्या है, नेशनल पेंशन स्कीम में तो आप जो कंट्रीब्यूशन करते हैं उसको वो फंड मैनेजर डिसाइड करता है कि हमने इसको कहाँ लगाना है, आपके दिए हुए प्रेफरेंस के ऊपर। तो NPS को मैं एक किस्म की SIP तो नहीं कहूँगा, पर NPS क्योंकि बहुत पेंशन ओरिएंटेड है, ये नहीं भूलना चाहिए, उसमें 60 साल के बाद आपको पैसा मिलता है। उसमें विड्रॉल के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो भी अलग किस्म के हैं। तो NPS का हम जिक्र करें, थोड़ा सा उसको हम SIP से हट के भी देखेंगे और थोड़ा थोड़ा उसका SIP से रिश्ता भी बनता है। जी, तो NPS क्या ये गवर्नमेंट की स्कीम है, बिल्कुल सेफ है? क्योंकि अक्सर जब भी इन्वेस्टमेंट की बात आती है, खून पसीने की कमाई वाला पैसा है, कहीं डूब ना जाए, किसी प्राइवेट कहीं कंपनी को दें, तो यही डर लगा रहता है। तो क्या ये गवर्नमेंट की है, ऑथराइज्ड है, और क्या डिफरेंट बैंक्स के साथ आप खोल सकते हैं? जी सोनिया जी, जो NPS है ये गवर्नमेंट रेगुलेटेड है, यानी कि इसकी मॉनिटरिंग गवर्नमेंट करती है, लेकिन जो पैसा होता है ये इक्विटी मार्केट में और जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट जैसा अभी जिक्र किया शरद जी ने, उसी तरीके से इसको इन्वेस्ट किया जाता है। तो हम इसको सेफ़ एकदम 100% सेफ़ तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक ये सेफ़ है, क्योंकि ये गवर्नमेंट इसके ऊपर मॉनिटरिंग पूरी तरह करती है। क्योंकि जो इसका पैसा होता है इसमें कुछ पोर्शन इक्विटी में जाता है, कुछ कॉर्पोरेट डेट में जाता है, कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में जाता है, कुछ ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स होते हैं उसके अंदर भी जाता है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे अभी जिक्र किया कि इसमें एक ऑटो चॉइस होती है, एक एक्टिव चॉइस होती है। एक्टिव चॉइस में आपके पास ऑप्शन होता है कि आप अपना पैसा कितना किस उसमें मोड में लगाना चाह रहे हैं वो आप कर सकते हैं। जैसे इसमें 75% तक का जो पैसा है वो आप इक्विटी मार्केट में लगा सकते हैं और बाकी का पैसा आप कॉर्पोरेट में और गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर लगा सकते हैं। अगर आपकी एज 35 इयर्स क्रॉस हो रही है तो 35 इयर्स के बाद ये 75% का जो इक्विटी का एलोकेशन है ये धीरे धीरे 4% से कम होना शुरू हो जाता है और उसको रिड्यूस करते रहते हैं। तो एक्टिव चॉइस के अंदर ये है। दूसरा आपका ऑटो चॉइस है। ऑटो चॉइस के अंदर इसमें 3 स्टेजेस हैं, जिसके अंदर एक है मॉडरेट लाइफ साइकिल फंड, एक है अग्रेसिव लाइफ साइकिल फंड और एक है कंजर्वेटिव लाइफ साइकिल फंड। तो एग्रेसिव में जैसे आपको नाम से पता लगेगा, एग्रेसिव में बहुत एग्रेसिव अगर आप हैं, क्योंकि जो आज का युवा है वो काफ़ी एग्रेसिव है, रिस्क टेकिंग है, तो वो इसके अंदर ऑप्ट कर सकते हैं। तो इसमें जो है आपका 75% जो है आप इक्विटी में लगा सकते हैं और लेकिन जैसे आपकी वही सेम जो 35 इयर्स की आपकी एज क्रॉस होगी तो आपका 4% वो कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन आप इसमें वेरिएशन अपने हिसाब से नहीं कर सकते, जो कि एक्टिव चॉइस में आप कर सकते हैं। दूसरा आपका मॉडरेट लाइफ साइकिल फंड है, उसके अंदर आपको इक्विटी का एक्सपोजर मिलेगा 50% का, बाकी का आपका कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट बॉन्ड्स में हो जाएगा।
और इसमें क्या है कि जैसे ही आपकी 35 साल से उम्र क्रॉस होगी तो आपका 2% का वो रिडक्शन कर देंगे एक्विटी एक्सपोजर में। तीसरा आपका कंजर्वेटिव लाइफ साइकिल फंड है, इसके अंदर सिर्फ 25% आप एक्विटी में लगा सकते हैं। मान लीजिए कुछ लोग जो हैं वो एक्विटी मार्केट से थोड़ा परहेज़ करते हैं, उनको लगता है कि ये यहाँ पैसा डालना एक थोड़ा रिस्क ज़्यादा है इसके अंदर, तो उनके लिए ये कंजर्वेटिव लाइफ साइकिल फंड है, वो 25% का, उसमें फिर भी एक्विटी का एक्सपोजर है। देखिए एक्विटी का एक्सपोजर करना इसलिए ज़रूरी है कि जो ग्रोथ आती है वो एक्विटी मार्केट से ही मिलेगी आपको, क्योंकि जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं इनका भी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो 8-9% से लेकर जो बहुत रिस्की हैं वो 11-12% तक जाता है। जो आपके गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं उसमें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी कम होता है, 7-8-9% के, 9% भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, 8% से ज़्यादा नहीं जाता है। तो इसलिए जब आपको कुछ थोड़ा सा, जैसा अभी जिक्र किया कि जहाँ आप रिस्क ज़्यादा लेंगे वहाँ पे आपको रिटर्न ज़्यादा मिलेगा, तो रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा अगर आपको रिटर्न्स अच्छी चाहिए, तो एक्विटी में इसलिए एक्सपोजर की ज़रूरत होती है। तो इसके अंदर क्या, जो एक चीज़ रह गई इसके अंदर, जो अपना एक्विटी का एक्सपोजर है वो भी आपका 1-1% कम होना शुरू हो जाता है जब आपकी 35 साल से उम्र बढ़ती है। तो जी, तो 35 की जो एज है वो एक क्रूशियल है, क्योंकि उसके बाद शायद कुछ परसेंटेज जो काटते हैं वो भी बढ़नी शुरू हो जाती है, मैंने कहीं पढ़ा था। लेकिन जैसे 60-65 के बाद क्या आप उसको डेफर भी कर सकते हैं या कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर आपको लेना ही पड़ेगा, फाइनल एग्जिट लेना ही पड़ेगा? देखिए 60 साल रिटायरमेंट एज आपको पता होगा सरकारी महकमे में भी होती है, तो 60 साल के बाद पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं सोनिया, उनको मान लीजिए 60 साल के, उनको कुछ पैसा वापस भी चाहिए, उनको पैसा निकालना है, मान लीजिए आपके घर में कोई शादी ब्याह है, बच्चे की शादी है, कोई मकान के लिए चाहिए, तो उसमें फिर विड्रॉल का भी आता है। तो आपने तो बात आगे की कही, मैं पहले विड्रॉल की कर लूँ, क्योंकि बहुत सारे ज़्यादातर लोग मैंने देखा वहाँ से वापस मुड़ना चाहते हैं, तो उसमें विड्रॉल आपको 60% तक अलाउड होता है। वो भी आप 5-5 साल के गैप पर कर सकते हैं, पर अगर आप 60 साल से पहले कर रहे हैं तो आपको 25% सिर्फ विड्रॉल अलाउड है उसमें, 25% टोटल विड्रॉल में। तो क्योंकि देखिए इसके पीछे सरकार की इंटेंट क्या है कि हमारे देश में सोशल सिक्योरिटी सिस्टम जैसा कि विकसित देशों में होता है, हालांकि हम भी विकसित देश की तरफ बढ़ रहे हैं, पर वैसा सोशल सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है कि हर नागरिक के लिए एक सरकार अपने आप एक रिटायरमेंट प्लान बना दे। तो इसलिए सरकार ने इसका इजाद किया कि हम लोगों का ही कंट्रीब्यूशन लेके अपने फंड मैनेजर्स, प्रोविडेंट फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के थ्रू हम कुछ फंड मैनेजर्स को अपॉइंट करके आपका पैसा आपके लिए आपके बुढ़ापे में काम आए, इस तरीके का इस सिस्टम बनाया गया है। और मुझे लगता है कि 60 साल के बाद जब आपकी पेंशन आनी शुरू हो जाती है, पेंशन लोग पूछते हैं साहब पेंशन कितनी आएगी, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि पेंशन कितनी आएगी। तो जिस तरीके से आपने कंट्रीब्यूट, 2-3 चीज़ों पर डिपेंड करेगा, आपने कितना कंट्रीब्यूट किया है, आपने हर महीने किया है, हर क्वार्टर किया। आप देखिए यहाँ SIP से लिंक हो जाता है, हर क्वार्टर किया है, हर 6 महीने में किया है, हर साल में किया है, आपने क्या किया है, प्लस आपके फंड मैनेजर ने उसको कितना अच्छा मैनेज किया है, कहाँ उसने पैसा लगाया, और वो अब मान लीजिए आपका 1 लाख रुपए का कॉर्पस था, क्या वो बन के 5 लाख रुपए हो गया है, तो उसके हिसाब से पेंशन आएगी। तो इन सब चीज़ों पे ये डिपेंड करेगा कि आपकी पेंशन कितनी आएगी। पर सरकार की ये इंटेंट बिल्कुल क्लियर है कि ये पैसा सिर्फ और सिर्फ आपकी पेंशन के लिए काम करेगा, उसके अलावा आप इसका इस्तेमाल सिर्फ इमरजेंसी में करेंगे, वो भी इजाज़त लेके करेंगे, वो भी गैप के हिसाब से करेंगे, वरना आप इस पैसे को टच नहीं करेंगे। तो जो लोग भी NPS में आ रहे हैं मैं ये सतर्क और होशियार करना चाहूँगा सबको, जो लोग भी NPS में आ रहे हैं वो ये मान के चलें, इसको किसी आम सेविंग्स की तरह मत ट्रीट करें। पहले तो ये बात है, ये सिर्फ और सिर्फ पेंशन के लिए इस्तेमाल करें। आपकी 60 साल के बाद पेंशन आनी है, हर महीने पेंशन आनी है, और उस वक्त आनी है जब आपको पैसे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो इसलिए इस पैसे को बाकी सेविंग्स की तरह ट्रीट ना करें। इसीलिए मैं इसको SIP से कुछ मिलता जुलता भी बताता हूं और SIP से कुछ अलग भी बताता हूं, क्योंकि ये एक अलग तरीके की सेविंग है जो सिर्फ आपके बुढ़ापे के काम आने वाली है। बहुत अच्छे डूज एंड डोंट्स बता दिए शरद जी आपने, और काफ़ी हमारे दर्शकों को समझ में भी आ गए होंगे। लेकिन एक जो अहम सवाल कि ठीक है, आज मैंने प्रोग्राम देख लिया, मुझे अब SIP भी करनी है, मुझे NPS में भी शुरू करना है अपना पैसा डालना, ताकि जब मैं पेंशन लायक हूँ तो मेरे पास एक अच्छी इनकम भी आती रही हर महीने। तो आखिर आवेदन कैसे करें? क्या ऑनलाइन आवेदन हो जाएगा? मैं कौन सा पोर्टल पे जाऊँ? क्या मैं अपने बैंक के थ्रू जाऊँ, या कोई मैं म्यूचुअल फंड के डीलर्स ढूंढूँ? क्या करूँ? जी,
सुने जी, इसमें आवेदन करने का तरीका बहुत ही सरल है। इसमें या तो आप PFRDA की वेबसाइट पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी पड़ेंगी और अपना KYC करना पड़ेगा, और करने के बाद आपको एक PRAN अलॉट होगा, प्रान नंबर यानी परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, ये आपको अलॉट हो जाएगा। और जब वो आपको प्रान अलॉट हो जाएगा तो फिर आप NPS के अंदर निवेश कर सकते हैं। ये तो हो गया ऑनलाइन आपका अप्लाई करने का तरीका। फिर आप अगर ऑनलाइन करने के लिए इच्छुक नहीं हैं तो आप चाहें तो किसी भी म्यूचुअल फंड के जो फंड मैनेजर्स हैं, जो NPS के फंड मैनेजर्स हैं, उनके पास भी आप आवेदन कर सकते हैं। उसकी लिस्ट बाकायदा वेबसाइट पे अवेलेबल है। लगभग 14 के करीब ये फंड मैनेजर्स हैं। आप उनके पास जाएं, वहाँ पे अपनी एप्लीकेशन फाइल करें और उनको आप अपना KYC कराएं, और वो फिर आपका आवेदन एक्सेप्ट कर लेंगे और आपका वहाँ से भी प्रान नंबर आपको अलॉट हो जाएगा, और आप उसके बाद फिर आप NPS में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का स्टूडियो में आने के लिए और ये सब जानकारी देने के लिए। तो हम अपने दर्शकों को यही कहेंगे कि हमारे दोनों खास मेहमानों ने ये बोला है कि अब आपके पास कोई बहाना नहीं है, स्मार्टफोन आपके हाथ में है, आप इतनी सारी चीज़ें देखते हैं अपने स्मार्टफोन पे। उन सब चीज़ों की बजाय सबसे पहले ये देखिए कि आपका जो खून कमाई का जो पैसा है वो आप कैसे उसको डबल कर सकते हैं, ट्रिपल कर सकते हैं, कैसे उसको अपने जो, जैसे कि हमने कहा था, सपनों को उड़ान दे सकते हैं, कैसे उसको कर सकते हैं। ये सब सीखिए और हमारा प्रोग्राम देखते रहिए और इससे सीखिए। पैसा बोलता है कि इस कड़ी में फ़िलहाल इतना ही। आप अपनी राय, सजेशंस हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।